नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, निरंकुश शासक शब्दों और विचारों से बहुत घबराते हैं, इसलिए हमेशा उनको नष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं और अगर ऐसा न कर पाए तो उनके अर्थों को संकुचित या विकृत कर देते हैं। इस तरह वो गुलामी की एक नई भाषा गढ़ने की कोशिश करते हैं। विरोध प्रकट करने वाले बहुत सारे शब्दों को असंसदीय घोषित करना इसी सोच और साजिश का हिस्सा है, लेकिन इससे भी कहीं आगे जाकर ये भाषा और अभिव्यक्ति पर सीधा हमला है। इस हमले का विरोध करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या हमारे साहित्यकार सुविधा भोगी हो गए हैं? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे संजीव कुमार, बजरंग बिहारी और वंदना चौबे। हिंदी के मध्य वर्ग की किताबों से बढ़ती दूरी पर वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी का स्तंभ, दूसरी आवाज और हमाम और नंगेपन के रिश्तों पर ज्ञान चतुर्वेदी का कटाक्ष उनके स्तंभ ना काहू से पैर में। बड़ी बड़ी घटनाओं पर हमारे साहित्यकारों की चुप्पी और निष्क्रियता बताती है कि उनमें अब वो जुझारूपन नहीं रहा जिसकी अपेक्षा समाज अपने बौद्धिक नेतृत्व से करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि हमारे रचनाकार सुविधा भोगी हो गए हैं, इसलिए अब देश और समाज के लिए जोखिम उठाने से घबराते हैं। वे केवल सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करके या फिर बयान जारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। लेकिन ये केवल आरोप है या इसमें कोई सच्चाई भी है? यही है आज की बहस का मुद्दा और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आलोचक संजीव कुमार, दलित साहित्य के जानकार बजरंग बिहारी और कवयित्री एवं आलोचक वंदना चौबे। ताना बाना में आप तीनों का स्वागत है। संजीव जी, पहला सवाल आपसे है। ये अगर आम लोगों से बात करें, आम पाठकों से बात करें तो अक्सर ये सवाल उठता है कि अब हमारे तमाम जो साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो दरअसल सुविधा भोगी हो गए हैं। अब उनसे संघर्ष होता नहीं है। कभी किसी मुद्दे पर अगर जूझने की, लड़ने की बात हो तो वो पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते, बस बयानबाजी तक सीमित रहता है उनका। इसका एक तो पक्ष ये है कि सामाजिक सक्रियता कितनी है उनकी, दूसरा ये है कि साहित्य पर किस तरह से अब इसका असर पड़ रहा है। अगर हमारे साहित्यकार सुविधा भोगी, सुविधावादी हो गए हैं तो साहित्य में भी इसका असर पड़ रहा होगा। देखिए मुकेश जी, मेरा ख्याल है कि ये जो सवाल उठता है ना कि सुविधा भोगी हो गए हैं या नहीं, ये सवाल एक बहुत व्यापक कॉमन सेंस को रिफ्लेक्ट करता है जो लेखकों के बारे में बना हुआ है। इस मामले में मुझे लगता है कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र था वो ज़्यादा यथार्थवादी था, जिसने काव्य प्रयोजन में यशसे अर्थ कृते को सबसे पहले स्थान दिया। यानी यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आधुनिक दौर में आकर जो आधुनिकता हमारे यहाँ उपनिवेश बनने के साथ ही शुरू हुई थी सही अर्थों में, उस दौर में आकर लेखकों की सामाजिक भूमिका बढ़ी और वो सामाजिक प्रश्नों पर बहुत सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली और बहुत संघर्ष के साथ निकाली। हिंदी की पत्रकारिता इसी रूप में फूली फली पनपी। तो उससे एक व्यापक कॉमन सेंस यह बना कि लेखक, रचनाकार जो हैं वो सुविधा भोगी नहीं होते, संघर्ष में शामिल होते हैं। मुझे याद आता है विष्णु नागर एक बार मेरे साथ कहीं भाषण देने गए, तो जो प्रगतिशीलों, जनवादियों का बहुचर्चित विषय है लेखक का सामाजिक दायित्व, इस विषय पर बोलना था। तो विष्णु नागर ने शुरुआत ही इस बात से की कि भाई, डॉक्टरों के सामाजिक दायित्व, वकीलों के सामाजिक दायित्व पर बात क्यों नहीं होती, लेखकों के सामाजिक दायित्व पर क्यों बात होती है। तो ये दरअसल उसी कॉमन सेंस का रिफ्लेक्शन इस प्रश्न में भी है। अब जहां तक सवाल इसका है कि क्या सचमुच सुविधा भोगी हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो देखिए इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सामाजिक प्रश्नों पर जब पहले आह्वान होते थे कहीं इकट्ठा होने के, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने के, तो उसमें लेखकों की भागीदारी ज्यादा होती थी और इधर कम हुई है। और यह सिर्फ लेखकों, रचनाकारों का सवाल नहीं है। कुल मिलाकर
वो जिस मध्य वर्ग से आते हैं उस मध्य वर्ग के सुविधा भोगी होने का ये मसला है। और ये मध्य वर्ग आपको पता है कि पिछले 25 सालों में बहुत विराट हुआ है। मतलब 1990 से लेकर ये आंकड़ा है कि 25 सालों में लगभग 20 गुना बढ़ी है आमदनी लोगों की, और मध्य वर्ग का आकार बढ़ा हुआ है। तो हम सब एक बात जानते हैं, और मैंने इसको अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक आंदोलन में भी महसूस किया, कि जब आपके पास सुविधाएं ज्यादा आती हैं तो उन सुविधाओं को बचाए रखने का एक असुरक्षा बोध भी आपके अंदर ज्यादा पनपता है। और मुझे लगता है कि लेखक चूंकि उसी मध्य वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके अंदर भी ये चीज बनी है। हम लोगों का अनुभव है, बजरंग जी हमारे साथ हैं, ये तो इस तरह का आह्वान करने में, इस तरह का कॉल देने में बहुत आगे रहते हैं। लेकिन हम लोगों का ये अनुभव है कि सामान्यतः सामाजिक सरोकार वाले लोग जितनी बड़ी संख्या में निकल कर आते हैं ऐसे मुद्दों पर, लेखकों की संख्या बहुत कम होती है। और कई बार तो ये लगता है कि अगर इस तरह की कॉल दी जाए तो कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगा, कहीं उससे ये मैसेज तो नहीं जाएगा कि अरे इतनी कम तादाद में आप हैं, ये भेद खुल गया, पहले ये भेद खुला हुआ नहीं था। तो अब रचना पर इसका क्या असर पड़ता है? मुझे लगता है कि रचना की दुनिया में ऐसा अभी कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। हिंदी साहित्य का मुख्य स्वर जनपक्षधर था और वो आज भी है, और जनपक्षधरता की परिभाषाएं जरूर बदली हैं। हम पहले जितने नैरो तरीके से और जितने इकहरे तरीके से उसको देखते थे, उससे अलग हमने उसको देखना जरूर शुरू किया है। लेकिन वो जनपक्षधरता उसकी मुख्य धारा अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। जी बजरंग जी, ये तो सही है कि बाजारवाद ने बहुत आमदनी बढ़ाई है, सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं, और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। हमारे साहित्यकारों में भी हुआ होगा, सारे समाज में हुआ, तो साहित्यकार तो उसी समाज का हिस्सा है, तो उनमें भी उसका असर हुआ होगा। लेकिन क्या ये साहित्य में इसका असर ना पड़े, ये भी हो सकता है क्या कि आदमी सुविधा भोगी हो जाए लेकिन वो साहित्य वैसा ही रचता रहे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए बजरंग जी। हाँ, नमस्कार। जिस बात की तरफ इशारा किया संजीव जी ने कि संस्कृत काव्यशास्त्र इस मामले में बहुत यथार्थवादी है। संस्कृत रचना जगत की उसने पहले यश को और फिर अर्थ को रखा, उसको और थोड़ी समझदारी से समझने की पढ़ने की जरूरत है, वो बाद में आएंगे। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन किस उद्देश्य से रचना के क्षेत्र में आया है। मान लीजिए स्वांता सुखाय आया है तो उससे एक अलग तरह की उम्मीद करते हैं, वो बहुजन हिताय आया है तो उस बजरंग जी के कनेक्शन में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि उन्हें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। वंदना जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब जोखिम लेने की प्रवृत्ति घट जाती है, सुविधा भोगी हो जाते हैं, सुविधाएं आ जाती हैं, तो उसका असर साहित्य पर पड़ना लाजमी है या नहीं है? जी मुकेश जी, मैं इस पर थोड़ा शुरू से थोड़ी सी भूमिका बनाकर उस पर बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो ये विषय है हमारा सुविधा भोगी होने का, तो ये हमें जानना चाहिए कि सुविधा भोग दरअसल क्या है। हिंदी में इस समय 2-3 तरह के लेखक सक्रिय हैं और एक लंबे अरसे से सक्रिय हैं, जिसमें एक पूरा वर्ग ऐसा है जो अध्यापन से जुड़ा हुआ है, अकादमिक जगत से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल होल टाइमर की तरह लेखन से जुड़ा हुआ है, वो अलग तरह से काम कर रहा है, और दूसरे तरह के भी लोग हैं जो लेखन से जुड़े हुए हैं। अब इसको भी अगर फर्क किया जाए तो एक वर्ग जो है वो कला की तरफ से जुड़ा हुआ है और वो रूप को लेकर के चलता है, अंतर्वस्तु पर उसका उतना जोर नहीं है। और एक वर्ग ऐसा है जो जन संगठनों और तमाम तरह के प्रतिरोधी साहित्य को समझते हुए चल रहा है। तो वो फॉर्म को हटा करके या फॉर्म को उस तरह से नहीं रखता है, रूप को नहीं रखता है। तो कई प्रकार के वर्ग हैं जो लेखन में चल रहे हैं हिंदी में फिलहाल, और मेरा ख्याल वो तो हमेशा रहे हैं, वो हमेशा से रहे।
रूप लेकिन इस और वक्त वो वस्तु का सक्रिय विवाद नया नहीं है। ये जी। इसमें सक्रिय मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप बेस के भीतर जब जाते हैं, तो आप देखिए कि ये बाज़ार भी कहाँ से आता है। लेखक कहाँ से वो प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल होने की स्थिति में आता है। बाज़ार उसको कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे उसको बेच रहा है। तो सुविधा भोग कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या उसे आर्थिक सहूलियतें मिल गई, उसे सुविधाएँ मिल गई, उसे एक अच्छा जीवन और एक बेहतरीन जीवन जीने का कोई मौका मिल गया, इसलिए वो प्रतिरोध नहीं रच पा रहा है या संघर्ष की रचनाएँ नहीं कर पा रहा है। आपके पास ऐसे तमाम उदाहरण पुराने भी और अभी भी मिलेंगे, जो तमाम अभावग्रस्त रहकर और संघर्षों का जीवन जीने के बावजूद प्रतिरोधी साहित्य नहीं रच रहे थे, प्रतिक्रियावादी साहित्य रच रहे थे। और ऐसे भी तमाम लोग हैं जिन लोगों ने शुरुआत में जब प्रगतिशील आंदोलन चला, आप देखिए तमाम ऐसे-ऐसे घरों से ऐसी-ऐसी सुविधा संपन्न लोगों ने भी प्रतिरोधी साहित्य रचा। तो सुविधा भोग का मामला यहाँ पर आर्थिक सुविधा या इन चीज़ों से उतना मुझे नहीं लगता है। इसलिए इस सुविधा भोग की जड़ कहाँ पर है, वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और एक सपाट तरीके से ये कहना कि लेखक जो है सुविधा भोगी बन गया और खासतौर से हिंदी का लेखक कहाँ से अभी सुविधा भोगी बन पाएगा। प्रकाशकों की मोनोपोली आप देख रहे हैं, बाजार की मोनोपोली आप देख रहे हैं, आर्थिक स्थितियां आप देख रहे हैं। ऐसे में हिंदी का एक लेखक एक लोक लेखक की तरफ फिलहाल रहता है। थोड़ा उसने राइज किया है, लेकिन वो बेस्ट सेलर जो अंग्रेजी वगैरह की परंपरा में आ रहा है उसमें नहीं शामिल है। और प्रतिरोध का साहित्य भी हिंदी का साहित्यकार रच रहा है, लेकिन वो प्रतिरोधी साहित्य क्यों असरकारक नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत बेस के भीतर उसके हम लोगों को जाना होगा और उसी के आधार पर हम समझ पाएंगे कि यह सुविधावाद किस प्रकार का है और कहाँ से आ रहा है, जिसके कारण वो असरगी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मैं अभी एक तो बजरंग जी, जी वंदना जी कह रहे हैं कि सुविधावाद आया भी है, उसका असर नहीं भी पड़ा है, पड़ा भी है, अलग अलग तरह से भी है, पहले भी होता रहा है। तो थोड़ा सा ये मामला गट्टमट्ट हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको, जब संजीव जी ये कहते हैं कि समय बदला है, सुविधाएं बढ़ी हैं, आय बढ़ी है, तो उसके हिसाब से समाज के चरित्र भी बदला है। मध्य वर्ग से जो लेखक आते हैं वो मध्य वर्ग के विकास से प्रभावित भी हुए हैं। उनकी अपनी जब भौतिक स्थितियां बदली हैं तो मानसिक स्थितियों का संबंध तो होता है उससे। तो क्या लेखक भौतिक स्थिति बदलने के बावजूद पुरानी मानसिक स्थिति में बना हुआ है? राजेंद्र यादव जी इस प्रसंग में एक बात कहा करते थे। उनका जब उनसे पूछा गया कि लेखक रचनाकार तो बहुत सुविधाजीवी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि हिंदी में ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसको जो मिल जाए और आप दिल्ली में एक फ्लैट खरीद लें, मकान तो छोड़ दीजिए। पहले हम लोगों को जो लेखक वगैरह थे उनको मानदेय मिला करता था। वो मानदेय का चलन अब बंद हो चुका है। बजरंग जी, सरकारी एक प्रश्न है बजरंग जी, एक प्रश्न है। हमारा लेखक पुरस्कारों से जीवन नहीं जीता है, हमारा लेखक लिखने की कमाई से जीवन नहीं जीता है। ये उसका एक पार्ट टाइम काम है। आम तौर पर वो आय के लिए, जीविका के लिए करता कुछ और है और अब पार्ट टाइम में खाली समय में साहित्य रचता है। बहुत कम है जो फुल टाइमर लेखन से जुड़े हुए हैं। तो हम उस आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति का बयान नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस आधार पर नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत सुविधाएं थी भी वो भी ले ली गई हैं। लेकिन इसी दौर में हम जानते हैं कि लिखने के कारण ही पानसारे हों या नरेंद्र दाभोलकर हों या गौरी लंकेश हों या कलबुर्गी हों, ये सभी मारे गए, इन सबकी हत्या हुई है। ये सारे गैर हिंदी प्रदेशों से हैं। ये सारे गैर हिंदी प्रदेशों से हैं। हाँ, लेकिन हिंदी प्रदेशों के बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। माने रचनाकारों में हमको भाषा का उस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये देखें कि जब हम हिंदी प्रदेश के लेखक कलबुर्गी की हत्या के बाद में इकट्ठे हुए और हमने साहित्य अकादमी से ये कहा कि आप एक शोक सभा रख लीजिए
पहले तो था कि भाई ये हत्या हुई है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, भर्त्सना पर राजी नहीं हुए तो शोक सभा ही रख लीजिए, तो शोक सभा के लिए भी राजी नहीं हुए। और उसके बाद में आप जानते हैं कि पुरस्कार वापसी का आंदोलन चला। उसी जो प्रेस क्लब से और साहित्य अकादमी मंडी हाउस तक एक यात्रा बहुत पुरानी बात हो गई बजरंग जी। उसके बाद में बहुत, हाँ पुरानी बात हुई, बहुत पुरानी बात तो नहीं है अभी तो। उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि जो जंतर मंतर है, जो बाकी जगहें हैं, किसान आंदोलन का मामला चला, शाहीन बाग का चला, उन जगहों पर क्या लेखकों की उपस्थिति रही? मैं जिनको प्रतिबद्ध लेखक मानता हूँ, मैं जिनको प्रतिबद्ध कमिटेड राइटर मानता हूँ, मैंने हर जगह पाया कि वो हर जगह मौजूद थे, वो हर जगह। सेलिब्रिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं लगता है विषय से थोड़ा सा भटक रहे बजरंग जी। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये विषय हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। साहित्य पर इसका कोई असर दिखता है क्या? जो हमारे भौतिक परिस्थितियां लेखक की बदली हैं, क्या उसका साहित्य पे कोई असर दिख रहा है, या वो पहले जैसा ही रचा जा रहा है, उसकी धार कुंद नहीं हुई है बावजूद इसके कि सुविधाएं बढ़ गई हैं लेखक की? हाँ, ये जो मतलब क्रिटिकल अप्रोच है, ये तो होना चाहिए। जो जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं, ये हम सब मतलब बहुत निश्चित होता है। अब इतना सरल मतलब कर पाना बहुत मतलब कठिन है, क्योंकि एक अंतराल के बाद में फिर चीजें निथरती हैं। मालूम होता है कि कौन क्या लिख रहा था, कौन क्या स्टैंड ले रहा था, कौन किस तरफ खड़ा हुआ था, कौन गुणगान कर रहा था सत्ता का, और कौन। कई बार उस वक्त समझ में नहीं आती बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन परिस्थितियों में लेखक रचनाएं दे रहे हैं, रचनाकार सक्रिय हैं, वो बड़े मतलब की पैमाने पर उनकी जो अंतर वस्तु है, वो अंतर वस्तु और धारदार हुई है, वो अंतर वस्तु और मारक हुई है। जी, अगर ऐसा है तो ये आया है। जी संजीव जी, अगर ऐसा है तो ये तो एक तरह से चमत्कार है, एक विरोधाभास हम देख रहे हैं कि आर्थिक परिस्थितियां बेहतर हुई हैं और उसके साथ साथ धार भी पहनी हुई है हिंदी साहित्य में, खास तौर पर लेखन में। तो ये तो एक मतलब जो सामाजिक नियम है उसके विरुद्ध बात दिख रही है। जी, मेरा तो सबका जिनसे पढ़ता जी, है, संजीव जी जवाब दे रहे हैं। पढ़ता है जी संजीव जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं मुकेश जी आपकी इस बात से सहमत हूँ, हालांकि हमारे दोनों मित्र सहमत नहीं हैं कि आय बढ़ी है और ये उस मध्य वर्ग के हिस्से हैं जो उदारीकरण के बाद से फल फूल रहा है। और जब मैं इससे सहमत होता हूं तो मैं ये मानकर ही सहमत होता हूं कि रचनाकार की जब आप बात कर रहे हैं तो आप रचना से होने वाली आय की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, हम जानते हैं कि हिंदी के लेखक जो हैं वो प्रकाशकों से मिलने वाली रॉयल्टी की वजह से ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं, बल्कि वो अपने किसी अन्य पेशे, जैसे मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हमारे दोनों और साथी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं जो इस पैनल में मौजूद हैं, तो ये कारण है उनकी आमदनी बढ़ने का। अब दूसरा सवाल जो आपका असली प्रश्न है अभी, कि क्या ऐसा हो सकता है कि आय की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उसकी दशा बेहतर हो और वो कोट अनकोट सुविधा भोगी भी हो जाए, बावजूद इसके उसके लेखन पर इसका असर न पड़े? मैं ये कहना चाहता हूं मुकेश जी कि लेखन पर पड़ने वाले असर के मामले में बजरंग जी की बात बिल्कुल सही है कि वो थोड़ा बारीक अध्ययन का विषय है। वो इतना सपाट नहीं है कि हम सीधे सीधे यह देखें कि कल तक लेखक जनता के पक्ष में नारे लगा रहा था और एकाएक सुविधा भोगी हुआ, उसने जनता के पक्ष में नारे लगाना बंद कर दिया। ये एक तरह का पॉजिटिविज्म है, विधेयवाद जिसको कहते हैं, कि आप तुरंत आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ लें। साहित्य स्वयं साहित्य की परंपरा से भी बनता है। हिंदी साहित्य की मुख्य धारा अगर जनपक्षधर रही है तो उस मुख्य धारा का एक असर आगे के लेखन पर बना रहेगा, और वो उस रूप में भी बना हुआ है, नंबर एक। और नंबर दो ये कि शायद ये भी एक सरलीकरण होगा कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में बहुत जोखिम नहीं ले सकता
क्योंकि उसके पास इतनी सुविधाएं इकट्ठा हो गई हैं कि उसको लूज करने का भय बहुत बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी तार्किकता, उसकी लोगों के बारे में सोचने की क्षमता, उसकी व्यवस्था की का क्रिटिक देने की क्षमता भी कम हो गई है। ऐसा नहीं होता। हम और आप जानते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो शायद जेल नहीं जाना चाहेंगे और जो किसी ऐसे मौके में शामिल नहीं होंगे जिससे कि उनका जेल जाना सुनिश्चित होता हो, लेकिन अगर उनके क्रिटिसिज्म को इस इतनी दूरी तक व्यवस्था जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्रिटिसिज्म देना चाहेंगे, और वो वैध क्रिटिसिज्म होगा और शायद बहुत तार्किक भी होगा। तो इस रूप में मैं लेखन के अंदर उभरने वाली आलोचनाओं को और लेखन की जनपक्षधरता को देखता हूँ। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि स्वयं मैं ऐसी किसी स्थिति में रिस्क शायद नहीं ले पाऊंगा अभी जहां मुझे बोलने की वजह से अंदर कर दिया जाए। बहुत ईमानदारी के साथ सार्वजनिक मंच पर यह बात मैं कह रहा हूं और इस बात को कहा जाना चाहिए। ये रिस्क ले पाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मेरे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो मुझे इसके लिए इजाजत नहीं देती हैं। लेकिन मैं जो लिखता हूं आप उसको पढ़ सकते हैं और मैं उसमें अपनी पूरी तार्किकता के साथ वो आलोचना पेश कर पा रहा हूं। उस आलोचना को कहां तक ले जाना है अपने व्यक्तिगत जीवन के जोखिम के स्तर पर, इसके मामले में हो सकता है मैं एक कदम पीछे खींच लूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सीधा सीधा ये रिश्ता नहीं है जो, जैसा आपने अभी कहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक है कि कैसे हो सकता है कि आर्थिक स्थितियां बेहतर हुई हों पर लेखन में वो तेवर बचा रह जाए। वो तेवर बचा रह सकता है, मुझे ये लगता है। और शायद मैं ये कह रहा हूं कि लेखन से, और खासतौर से साहित्यिक लेखन से, इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। और अभी जो बात आई ना कि हिंदी के लेखक नहीं गिरफ्तार हुए हैं, जो हुए हैं वो दूसरी भाषाओं के लेखक हैं, तो हिंदी के लेखक की दुनिया इतनी छोटी है कि उससे व्यवस्था को खतरा अभी नहीं हो पा रहा है। और इस मामले में मैं आपसे सहमत हूं कि इस मामले में हमें हिंदी और हिंदीतर भाषाओं का फर्क करना चाहिए। मैं बजरंग जी की तरह हमारे रचनाकार कहने पर उसमें कलबुर्गी साहब को शामिल नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए कलबुर्गी साहब की दुनिया, जिस दुनिया में वो लिख रहे थे और जिस भाषी समूह को वो संबोधित कर रहे थे, उससे बिल्कुल भिन्न है मेरा हिंदी भाषी समूह। अगर भाषाओं से जातीयताएं बनती हैं और उन जातीयताओं के अपने स्वभाव होते हैं, उनकी अपनी प्रकृति होती है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये अलग अलग है। तो इसलिए जब आप कहते हैं हमारे रचनाकार, तो मैं उसमें हिंदी के रचनाकार ही मानता हूँ। ये बिल्कुल जी। वंदना जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब साहित्यकार मिलकर अपनी बिरादरी को बचाने में लगे हुए हैं किंतु परंतुओं के साथ? हाँ, पहले तो मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैंने अपनी बात में ये नहीं कहा है कि लेखक सुविधा भोगी नहीं हुआ है। मैं कुछ बेस की बातें बता रही थी कि सुविधा क्या, किस वर्ग से लेखक जुड़ा हुआ है। और एक बहुत मोटी बात, चूंकि बाद में आप कहेंगे कि समय कम है, तो ये भी मैं बता दूं कि बहुत आसानी से ये बात समझी जा सकती है। हमारे दोनों साथी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उनका लेखन हम लोग जानते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि उत्पादन संबंध जब बदलता है तो सब कुछ बदलता है, हर चीज़ बदलती है। लेखक कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो नहीं बदलेगा, आर्थिक स्थितियां जुड़ेंगी उसके साथ, उत्पादन संबंधों के बदलाव के साथ समाज में जो परिवर्तन होता है, लेखक के लेखन में, उसकी सोच में, उसके जीवन, उसके रहन सहन, हर चीज़ में बदलाव। तो जाहिर सी बात है कि वो जो लेखक हमारा हुआ है, मध्य वर्ग की तरफ भर्ती हुआ है, सरकारी सुविधाओं के कारण वो इधर की तरफ भर्ती हुआ और एक वर्ग से वो कटा है, एक सर्वहारा से कटा है, गरीब जनता से कटा है, कमजोरों से कटा है। तो वो तीखापन नहीं आएगा। प्रतिरोध क्या है? अब आप मार्क्सवाद की किताब पढ़ लें, आप इस विचारधारा की किताब पढ़ लें, आप इतने सारे साहित्य, आप इसका भी फ्रेंच भी पढ़ लें, आप अफ्रीकन भी पढ़ लें, आप सब कुछ पढ़ लें, और सारा कुछ आप लिख देने से नहीं होता जब तक आप वर्ग के साथ प्रैक्टिस में भी उस तरह से नहीं जुड़ते हैं। तो वो आने के बावजूद उसके तीखेपन और उसकी धार में वो बात नहीं रहती। तो ये बहुत सीधा कारण है कि उस वर्ग से वो लेखक कटा है, जैसे अन्य लोग कटे हैं, जैसे समाज कटा है और एलियनेट हुआ है उस वर्ग से। इसलिए उसके लेखन में प्रतिरोध तो दिखता है, हिंदी के लेखक में प्रतिरोध है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस में उस वर्ग से कहीं ना कहीं ग्रेजुअली कटता गया है। और ये बहुत बड़ी वजह है। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो हम सिर्फ ऊपर के जो चीजें हैं उसकी आधार पे काम करेंगे। ये एक बात कहना चाहती थी। जी, कमोबेश आप वहां पहुंच गई हैं जहां मैं आपको लाने चाहता था। बजरंग जी, जब नई कहानियों का आंदोलन शुरू हुआ था तो उसको इस तरह से भी चिन्हित किया गया था कि जो उस आंदोलन से जुड़े लेखक हैं मोटे तौर पर मध्य वर्ग की समस्याओं पर लिख रहे हैं।
तो उस समय तो मध्य वर्ग उस तरह से नहीं था। उसके बाद के दौर में इतना जबरदस्त तरीके से मध्य वर्ग बना, समृद्ध हुआ। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो लेखक वर्ग है उनके विषय भी और भी ज्यादा अपर मिडिल क्लास के विषय चुनने लगे हों? सवाल बिल्कुल ठीक है कि जिस जो जो वंदना जी भी कह रही थी और बाकी संजीव जी भी कह रहे थे कि जिस जिस वर्ग से रचनाकार आ रहा है वो उस वर्ग का तो असर होगा, लेकिन उस वर्ग से वो आगे जाता भी है, इसलिए रचनाकार है। मैं इसको थोड़ा सा आपने नई कहानी वाला प्रश्न उठाया और इस पर मैंने इसीलिए राजेंद्र यादव की बात रखी थी। वो मतलब उस नई कहानी के उस वस्तु तत्व को, उस वस्तु स्थिति को जिस तरह से प्रश्नांकित कर रहे थे और जिस तरह से नई कहानी के लेखकों के आत्मग्रस्त होने को रख रहे है वो है। और मैं पुराना संदर्भ लूं, मलिक मोहम्मद जायसी ने ये बात कही रचनाकारों को लेकर के, उनके सुविधाजीवी होने को लेकर के, कि अगर कोई रचनाकार सुविधाएं लेकर के और फिर सुविधाओं में रह करके और फिर ये सोचे कि उसकी रचना लोक में वो रच सकता है और आज बजरंग जी के सिग्नल में प्रॉब्लम है जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कत लग रही है जी। एक बार दोहरा दें बजरंग जी। हाँ, मैं जायसी की बात कर रहा हूँ। जायसी तो अपने समय के बड़े जीनियस व्यक्ति थे, आराम से किसी दरबार में शिफ्ट हो सकते थे। राहुल सांकृत्यायन ने एक बात कही है कि जो लोग 1 मिनट के अंदर कवियों पर ये आरोप लगाते हैं कि ये वो दरबारी है, उन्होंने कहा कि आज का ये है कि आपको नौकरी मिल सकती है, उस समय कौन सी नौकरी थी कवियों के लिए, लेखकों के लिए, रचनाकारों के लिए? वो वही था कि वो राजा का, सेठ का, साहूकार का संरक्षण लें, क्योंकि परिवार भी चलाना है, पेट भी भरना है और भी दूसरे काम करने हैं, तो वो जो अर्थ वाला मामला था इसलिए। लेकिन फिर वहीं पर मैं इसलिए उनको याद कर रहा हूँ, जायसी को, और राहुल जी ने इस बात को कहा कि नहीं, बजरंग जी अतीत की बात हो गई, वर्तमान में लौटे। मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं मिला मुझे। मेरा सवाल ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रचना कर्म हो रहा है वो अब आम लोगों के बारे में नहीं हो रहा है, क्योंकि मध्य वर्ग ऊपर उठ गया, अब उसकी चिंताएं भी सरोकार बदल जाते हैं, आपकी चिंताएं बदल जाती हैं, आपके हित अहित की पहचान बदल जाती है, तो विषय बदले होंगे उसी तरह से। मेरा जो लेखन और जो मेरा अध्ययन है वो तो दलित साहित्य में है, और मैं ये देखता हूँ दलित साहित्य में कि दलित साहित्य में जो इस बीच में जो चीजें क्लियर हुई हैं, बहुत सी लोगों की शिफ्टिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन और ये लेखन और हमलावर हुआ है, अपने प्रति भी क्रिटिकल हुआ है और सत्ता को लेकर के उसने एक स्टैंड लिया है। सुविधा जानते हैं कि सुविधाएं छिन सकती हैं, नौकरी जा सकती है, पेंशन खत्म हो सकती है, फ्लैट लिया जा सकता है, उसके बावजूद जो अंतर वस्तु है इस बीच, जो नई चीज आई है जिससे रोज जिसको पढ़ना और जिसको मतलब समझने की कोशिश करता हूँ, उसमें शार्पनेस है, काफी शार्पनेस है और बिल्कुल खतरा भी उठाया जा रहा है। जी बजरंग जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। समय कम है इसलिए संजीव जी, क्या दलित साहित्य में तो वो धार, वो तेवर है, क्योंकि वो एक अलग वर्ग से निकल कर आ रहे हैं और उनमें भी जो मध्य वर्ग या जो थोड़ा ऊपर उठ गए उनका भी सोच थोड़ा सा अलग होता जा रहा होगा, लेकिन मोटे तौर पर वो धारा अभी भी उस तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन जो अगर हम इसे कहें कि अपर कास्ट के लेखक हैं, उनके में क्या बदलाव दिख रहा है, तो क्या जवाब होगा? मुकेश जी, मैं इसमें एक प्रतिप्रश्न आपसे करूंगा। आपने ताना बाना में पिछले कई महीनों में कई कृतियों पर चर्चा की है, जाहिर है कि उन सबको पढ़ते हुए आप उस पर बात करते हैं। आपको कितनी कृतियां ऐसी मिली
जो ताना बाना में चर्चा के लायक थी और जिनकी अंतर्वस्तु हवाई है, जो लोगों से जुड़ी हुई नहीं है और जिसको हम जनता का पक्षधर नहीं कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप गिनती की रचनाएं भी नहीं बता पाएंगे ऐसी। बिल्कुल, मैं हमें दिक्कत ऐसा होती है इसलिए हर अंक के लिए रचना चुनने में। ये बड़ी अच्छा, चुनौती है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप जनता के साथ वाली रचनाएं चुनते हैं, ये चुनौती है अपने आप में। है नहीं उस तरह की रचनाएं, आ नहीं रही हैं। सिर्फ नहीं, जनता के साथ वाली नहीं, जो दूसरे मानदंड है किसी भी रचना के, बेहतरीन रचना के, उन आधारों पर भी खरी उतरने वाली रचनाओं की बहुत कमी है। जी, जी। जी। अब चूंकि अभी हम लोग उन मानदंडों पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी उस पर नहीं आएंगे। पर मैं सरल तरीके से यह कहना चाहता हूं कि मेरे पढ़ने की जो रेंज है इस वक्त, दलित साहित्य के अलावा, बजरंग जी ने दलित साहित्य के बारे में तो पुष्टि की ही, दलित साहित्य के अलावा जो मेरे पढ़ने की रेंज है उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी जनता के प्रश्नों से बचने की कोशिश नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपके जहन में कोई सवाल था जिसको एड्रेस नहीं किया रचनाकारों ने, या किसी रचना विशेष ने उसको एड्रेस नहीं किया, पर आप पाएंगे कि किसी दूसरी जगह वो मिल जाएगा। मतलब अगर आपको किसी रचनाकार के यहाँ मॉब लिंचिंग और बिल्कुल नए तौर तरीके जो हिंदुत्ववादी ताकतों के हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो किसी और रचनाकार के यहाँ वो मिल जाएंगे। किसी के यहाँ किसानों का सवाल मिल जाएगा, किसानों की आत्महत्या के प्रश्न मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा ट्रेड यूनियन और मजदूर के प्रश्न शायद कम मिलेंगे। उनके बारे में संभवतः लेखकों का अपना व्यक्तिगत अनुभव कम हो गया है और वो अभी परिदृश्य से भी गायब हैं, इसलिए भी वो विषय नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी साहित्य की दुनिया से, जिसको हम लेखक का सुविधा भोग कह रहे हैं, उसकी कोई बहुत स्पष्ट उसका स्पष्ट रिफ्लेक्शन हमको साहित्यिक दुनिया में नहीं दिख रहा है, रचना की दुनिया में नहीं दिख रहा है, मुझे ये लगता है। रचना की दुनिया में नहीं दिख रहा है, सामाजिक सक्रियता की दुनिया में दिख रहा है, क्या ये कह सकते हैं? जी, ये यही मैं कहना चाहता हूं। इनफैक्ट मैंने शुरू में भी यही कहा कि आप जब आह्वान करते हैं, बजरंग जी ने बहुत सही याद दिलाया, प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या के बाद दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए और जिस तरह साहित्य अकादमी पर दबाव बनाने की कोशिश हुई और जिस तरह रचनाकारों ने पुरस्कार वापसी का आंदोलन चलाया, मैं उन सारी बातों से सहमत हूं। और आपने भी बिल्कुल सही याद दिलाया कि वो 2015 की बात हो गई, 7 साल तो उस बात को भी गुजर चुके हैं। और मैं ये मानता हूं कि बजरंग जी भी यहाँ बहुत सही नहीं कह रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि रचनाकार निकल रहे हैं। मुझे ये पता है कि इस बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं वहां बजरंग जी उस हर मौके पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने उसके हिसाब से पुस्तिकाएं और पैम्फलेट्स भी लिखे हैं, लेकिन उनको वहां अकेलेपन का सामना करना पड़ा है, संख्या कम रही है। इस संख्या की कमी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आज के परिदृश्य पर बिल्कुल सही तरीके से उंगली रखें, तो हमें कहना पड़ेगा कि हम आह्वान करते हैं, हम कोशिशें करते हैं और बाद में थोड़ी हताशा होती है। आखिर हम लोगों ने भी अपनी समीक्षा बैठकें की हैं और हमने भी ये रिव्यू किया है कि हमने जो किया उससे निकल कर क्या आया। तो मुझे पता है कि उन समीक्षा बैठकों में हमने स्वीकार किया है कि लोग कम निकल पा रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को वो अपनी सामाजिक सक्रियता का पर्याय मान लेते हैं और इसके लिए इस वजह से भी शायद बाहर निकलने की बहुत जरूरत महसूस नहीं होती है। जी, सोशल मीडिया का एक प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन अगर चिंता सरोकार अपनी जगह पर हैं तो कम से कम उनके लेखन में तो वो रिफ्लेक्ट करना ही चाहिए। हो सकता है अभी सामाजिक सक्रियता से कट रहे लेखक कल को उन विषयों से भी कटने लगे अगली कड़ी में, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल वो चीजें नहीं दिख रही हैं हिंदी साहित्य में जिसकी चिंता करने हम लोग यहाँ बैठे थे कि सुविधा भोग ने बहुत कुछ बदल दिया है हिंदी साहित्य को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। वरिष्ठ कवि और जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का कहना है कि हिंदी का विशाल मध्य वर्ग पुस्तकों से दूर चला गया है। उसके परिवेश से पुस्तकें बाहर हो गई हैं, जबकि पुस्तकें भाषा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आविष्कार है और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। दूसरी आवाज में आज मैं मध्य वर्ग और पुस्तकों के संबंध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।
हिंदी का मध्य वर्ग भारत का सबसे बड़ा विशाल मध्य वर्ग है। 10-15 करोड़ लोग शायद इस मध्य वर्ग में होंगे हिंदी भाषी, और उनका पुस्तकों से क्या संबंध है? सभी जानते हैं कि पुस्तकें परिवार में होना, स्कूल कॉलेज के अलावा घर में होना एक विशेष महत्व रखता है। लेकिन अगर आप इस समय जो स्थिति है उसका आकलन करें तो पता चलेगा कि हमारा मध्य वर्ग न सिर्फ मातृभाषा से दूर जाता मध्य वर्ग है, वो पुस्तकों से भी दूर जाता मध्य वर्ग है। अधिकांश मध्य वर्ग के लोग पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के बाद, स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद फिर कभी पुस्तकों की ओर वापस नहीं जाते। ये विचित्र बात है। विचित्र इसलिए है कि पुस्तकें हमें ज्ञान से, साहित्य से, जानकारी से जोड़े रखती हैं। पुस्तकें सच्चाई को समझने, रचने, सहने, उसमें दखल देने, उसमें कोई भूमिका निभाने कि हमें शिक्षा देती है, सीख देती है। लेकिन इन पुस्तकों से मध्य वर्ग का रिश्ता क्यों टूट जाता है? क्यों कभी वो उतना सघन नहीं हुआ जितना मसलन बांग्ला भाषी या मलयालम भाषी या मराठी भाषी का होता है। बांग्ला भाषियों के घर में रविंद्रनाथ की कोई ना कोई पुस्तक होगी जरूर। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? मैं दिल्ली में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। मध्यवर्गीय कॉलोनी है, उसमें डॉक्टर, पुराने अध्यापक, व्यावसायिक धंधों में लगे लोग, युवा लोग, बुजुर्ग लोग, और उनमें से जितनों के घर में जब तक मैं गया हूं, मैंने कभी कोई पुस्तकें वहां नहीं देखी। ये एक विचित्र बात है। मैं याद करता हूं कि मैं जब स्कूल में था, मैं तो जिज्ञासु था, पुस्तकें पढ़ने में मेरी दिलचस्पी थी। तो मेरे जो अध्यापक थे, लक्ष्मीधर आचार्य, उन्होंने मेरा जब उपनयन संस्कार हुआ तो मुझे 7 पुस्तकों का एक सेट उपहार में दिया। अब मेरी उम्र 13 बरस की थी और उसमें अज्ञेय का नया कविता संग्रह, हरिभास पर क्षण भर और शेखर एक जीवनी के 2 भाग थे। स्वतंत्र पंत के 2 कविता संग्रह थे और रविंद्रनाथ की गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद। 13 बरस की उम्र में मेरा अध्यापक मुझसे कहता है कि मैं इन पुस्तकों को पढूं। मैं जब 14 बरस का हुआ, यानी 10, तो हमारे स्कूल के अहाते में ही जिला पुस्तकालय था। वहां कल्पना नाम की पत्रिका ने आना शुरू किया और आचार्य जी ने मुझसे कहा कि तुम जाके वहां पढ़ा करो। मैं नए किस्म की कविता लिखने की ओर प्रवृत्त, एक तरह से कल्पना के कारण और हरिभास पर क्षण भर पढ़ने के कारण हुआ। मुझे मालूम है कि सब लोग कविता नहीं लिखते मध्य वर्ग के, उन्हें लिखना चाहिए, इसकी उन्हें फुर्सत भी नहीं है, इसका हुनर भी उनके पास नहीं है।
पर पढ़ना तो चाहिए। पुस्तक मनुष्य का एक क्रांतिकारी आविष्कार है। पहला आविष्कार संभवतः भाषा और दूसरा पुस्तकें, और छपाई की सुविधा हो जाने के कारण पुस्तकें लोकतांत्रिक अधिक हो गई, सबको मिलने लगी। पहले तो पांडुलिपियों में महदूद रहती थी, और पुस्तकें एक तरह से हमारी मानवीयता का नाप भी है। किसने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, किसने कितनी पुस्तकों को अपने पास रखा है, किसको कितनी पुस्तकें याद आती हैं, ये सब हमारी मानवीयता तय करते हैं कि हमारी मानवीयता, हमारे मनुष्य होने का कितना सघन और कितना समृद्ध और कितना टिकाऊ आशय है। इस समय जो मध्य वर्ग रोदंग मचा रहा है और घृणा और हिंसा में लगातार लिप्त है, उसका एक कारण मुझे ये समझ में आता है कि उसका पुस्तकों के प्राणदायी स्पर्श से, पुस्तकों के दूसरों के दर्द को समझाने की हिकमत से कोई संबंध नहीं है। अगर पुस्तकें नहीं हैं तो हम उग्र, हिंसक, आक्रामक, घृणा फैलाओ, दंगाई सब हो सकते हैं। इसलिए मध्य वर्ग को, हिंदी मध्य वर्ग को पुस्तकों के पास फिर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमाम और नंगों का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। हर नंगे को हमाम चाहिए और हर हमाम नंगों की हर नंगई से वाकिफ है। हर हमाम को पता है कि उसमें किस किस तरह के नंगे डुबकियां लगा रहे हैं। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में बता रहे हैं कि हाल में नंगों की तादाद किस तरह से बढ़ी है और कैसे हमाम ज्यादा आकर्षक और चमकदार बन गए हैं। देखते हैं ना काहू से बैर। खामोश नंगे हमाम में हैं, ये शीर्षक है मेरी रचना का। मैं पढ़ता हूँ सीधे कि अब समय आ गया है कि हम नंगों और हमाम के शाश्वत रिश्तों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। मैं यही कहता हूँ। देखिए, मान लें कि आप नंगे हैं, वैसे आप मानेंगे नहीं बल्कि बुरा भी मान सकते हैं हम आपको नंगे कहें तो, पर हम एक गणित की तरह कह रहे हैं। मान लीजिए कि नंगे, पर कहेंगे तो आजकल नंगे को नंगा कहे तो बुरा मान जाता है, तो हम बात बदल के कहते हैं कहीं कोई एक नंगा है जिसे आप देख रहे हैं। आप नंगे को जरा ध्यान से देखें, आप देखेंगे वो कुछ तलाश रहा है। आप समझेंगे उससे शायद कपड़ों की तलाश है जिन्हें पहनकर वो नंगई से निजात पाना चाहता है। नहीं भाई साहब, आप गलत हैं। अरे कपड़े ही पहनने थे तो वो उतार कर उन्हें नंगा क्यों होता? वो मजबूरी में नंगा नहीं है, वह नंगा रहने के लिए नंगा हुआ है। उसे कपड़ों की तलाश नहीं है, वह ढकने ओढ़ने की औपचारिकता में नहीं पड़ता। वह घोषित नंगा है, वह ऐलानिया नंगा है, उसे हमाम की तलाश है। हर नंगा अंततः एक हमाम में उतरना चाहता है। वो नंगा यूं ही नहीं हुआ, उसके नंगे होने की सार्थकता ही तब है जब उसे एक अदद हमाम मिल जाए जहां वह अन्य नंगों के साथ उतर सके। हमाम हो तो नंगे आ ही जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। हमाम का मौन निमंत्रण पहचान लेते हैं नंगे। मान लो कि एक हमाम है कहीं हवाला का, दलाली का, शेयर मार्केट, ठेकेदारी, अफसरी, राजनीति, कहीं भी एक हमाम है। अब आप हमाम पर नजर रखिए। ऐसे ऐसे लोग इसमें उतरकर नंगे होकर उतरने को तैयार हो जाते हैं कि आप चकित रह जाएंगे। वे जो नंगेपन को चुनावी मुद्दा बनाने चले थे, वे जिनका सार्वजनिक जीवन नंगों को कोसते हुए बीता, वे जो सदाचार और देशभक्ति की धोती पहनकर ठुमक कर चलते थे, वे जो उज्जवल वस्त्र
धारण कर सूरज की ओर 4 कदम चलकर चमकदार बने फिरते थे, वे सब जब हमाम के करीब पहुंचे तो परम नंगे थे। हमाम अच्छे अच्छों को नंगा कर देता है। हमाम को सबका नंगापन पता है। हमाम को नंगों की औकात पता है। हमाम को खूब पता है कि बयानों, उपदेशों, वक्तव्यों, सिद्धांतों, प्रेस रिलीजों, प्रवक्ताओं और चुनावी हुंकारों की इस चोली के पीछे आखिर है क्या। हमाम ने देखा है। हमाम खूब जानता है। हमाम आदी है नंगों का। हमाम बना ही इसलिए था कि नंगे आए, और नंगे आते हैं। हमाम के कारण नंगे हैं या नंगों के कारण हमाम है, यह बहस भी इन चालाक नंगों की चलाई हुई है और मात्र अपना नंगापन ढकने की बचकानी कोशिश है। वरना कौन नहीं जानता कि यदि नंगे ना होते तो हमाम तो कब के बंद हो गए होते। इस महादेश में 2 तरह के नंगे रहते हैं, एक जो मजबूरी में नंगे हैं और दूसरे जो हमाम के लिए नंगे हुए। पहले किस्म के नंगों के लिए कहा जाता है कि देश भूखे नंगों का देश। गरीबी रेखा के नीचे नंगे डोलते ये लोग वोट देते हैं, सो देश इनका भी कहलाता है। वरना तो देश वास्तव में दूसरे किस्म के नंगों के कब्जे में है। ये झोपड़ियों, झुग्गियों, फुटपाथों, पुलों के नीचे, सड़कों, खेतों आदि में रिरियाते, घिसटते, एक एक श्वास के लिए खटते ये लोग, ये नंगे, ये हमारा विषय नहीं है। इनका उल्लेख करना भी भारतीय संविधान का अपमान है, क्योंकि उस धार्मिक पुस्तक में ये वर्णित एक सुहाने स्वप्न के सारे, ये सारे नागरिक समान हैं, पर हैं नहीं। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो नंगे हैं जो राजनीति, प्रशासन, दलाली, व्यापार, ठेकेदार, संस्कृति, साहित्य, ये नंगे, इसमें जो नंगे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर जगह को एक बड़े हम्माम में तब्दील कर दिया। इन नंगों के लिए एक बड़ी सुविधा यह है कि हमाम हर तरफ है और इतने हमाम हैं कि हर नंगा उनमें खप जाता है। हमाम हर दिशा में है तो नंगे भी हर दिशा में है। नंगों को बहुत दूर नहीं चलना पड़ता, पास ही कोई दलाल मिल जाता है जो उन्हें ससम्मान हमाम तक ले जाता है। हमाम आज़ादी के बाद नंगे और हमाम एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। हमाम गहरे, चौड़े और चमकदार हुए हैं और नंगे भी बहुत नंग धड़ंग और बेधड़क नंगे हुए हैं। नंगों का पूरा संप्रदाय खड़ा हो गया इस देश में। नंगे तो अब साफ कहने का दुस्साहस करने लगे हैं कि नंगा हुए बिना राजनीति में टिका नहीं जा सकता। ये मानते हैं कि नंगा होकर ही आप बड़ा बन सकते हैं। ये नंगे को ही बड़ा मानते हैं। ये कहते हैं कि सिद्धांतों की धोती प्रगति की राह पर दौड़ती टांगों में फंसती है। सारे प्रगतिशील, सारे प्रगतिकामी यात्रा करने वाले अंततः एक हमाम में पहुंचने की यात्रा है बस। नंगे जा रहे हैं हमाम की तरफ, नंगे हमाम में हैं। नंगों को हमाम में होने में शर्म नहीं है, नंगों को नंगा होने में शर्म नहीं है। नंगों को हमाम पर गर्व है, नंगों को अपने नंगत्व पर गर्व है, और यही इस देश की समस्या है। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।